हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था क्लोनिंग व्हीकल। क्लोनिंग व्हीकल चैप्टर से आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉस्मिड वेक्टर के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस किया PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, PUC 8 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, PGEM 32 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज वेक्टर को भी डिस्कस किया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज भी एक तरीके से वेक्टर की तरह कार्य करता है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया लैम्डा फेज वेक्टर के बारे में एंड M13 फेज वेक्टर के बारे में। आज हम डिस्कस करें कॉस्मिड वेक्टर के बारे में। तो ये कॉस्मिड वेक्टर क्या होता है, ये कई बार एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आप BSc या MSc के स्टूडेंट हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड MCQs भी एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉस्मिड वेक्टर के बारे में। इसके बारे में आप नोट डाउन करेंगे, इसके डायग्राम को भी अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कॉस्मिड वेक्टर होता है, इसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड होता है, राइट। प्लाज्मिड के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए। बायोटेक्नोलॉजी की सारी वीडियो आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप उसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे, राइट। बीच में देखने से आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कॉस्मिड के बारे में, तो ये एक रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड होता है। रिकंस्ट्रक्टेड का मतलब, जैसे आपने सुना होगा, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, यानी अपने फ़ोन को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। तो जहाँ री लग जाता है दैट मीन्स रीस्टार्ट, यानी दोबारा से। तो रिकंस्ट्रक्टेड का मतलब जिसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया हो। ये जो प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज करते हैं, कुछ डिज़ायरेबल चेंज लाने के लिए। तो इससे क्या होता है, हम उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें, यानी हम जैसे उसमें चेंज कर रहे हैं, चेंज हम इसलिए करते हैं ताकि उसको बेटर को और भी ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कॉस्मिड वेक्टर होता है, ये प्लाज्मिड वेक्टर से बेटर होता है, राइट। कॉस्मिड वेक्टर्स आर बेटर देन प्लाज्मिड, क्योंकि इसके अंदर चेंज करके इसको और भी ज़्यादा बेटर बनाया जाता है। तो अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें कॉस्मिड को, तो 2 वर्ड्स निकल कर आएंगे। एक निकल कर आएगा कोस, दूसरा निकल कर आएगा मिड। कोस का मतलब होता है कोस साइट। ये जो कोस साइट लिया गया है, ये लैम्डा फेज से लिया गया है। प्लाज्मिड तो आप जानते हैं। तो सिंपल मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें कोस साइट प्रेजेंट रहती है, राइट। दोस्तों, कॉस्मिड क्या है? एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें कोस साइट प्रेजेंट रहती है। चाहे यहाँ पर कॉस्मिड हो या फेजमिड, ये दोनों के दोनों रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड होते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फेजमिड को भी कवर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कॉस्मिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कॉस्मिड्स एक तरीके से हाइब्रिड भी इसको हम कह सकते हैं। क्यों हाइब्रिड कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये प्लाज्मिड और जो लैम्डा फेज है, इन दोनों के बीच का यहाँ पर मटेरियल यूज हुआ है, दोनों का ये संकरण है, हाइब्रिड है। सो कॉस्मिड्स आर हाइब्रिड वेक्टर derived from plasmid having a fragment of lambda phase DNA with its cos site। कॉस्मिड जो होते हैं वो हाइब्रिड वेक्टर होते हैं जो कि प्लाज्मिड से डेराइव्ड होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। हैविंग ए फ्रैगमेंट ऑफ लैम्डा फेज DNA, इनके अंदर लैम्डा फेज DNA का फ्रैगमेंट होता है, उस किसके साथ? विद इट्स कोस साइट, राइट। कॉस्मिड्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कॉलिन्स एंड होन्स इन 1978। 1978 में कॉलिन्स और होन्स ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया। कॉस्मिड्स आर हाइब्रिड बिटवीन ए फेज DNA मॉलिक्यूल एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये किसके बीच का संकरण है, किसके बीच का हाइब्रिड होता है? एक तो ये फेज DNA मॉलिक्यूल और साथ में जो बैक्टीरिया के अंदर जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाने वाला प्लाज्मिड होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, उसी के बीच का ये हाइब्रिड होता है, राइट। तो कोस साइट प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड। दीज आर प्लाज्मिड दैट कंटेन द कोहेसिव एंड्स, राइट। ये एक ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनमें कोहेसिव स्टिकी एंड्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। कोस साइट होते हैं जिन्हें हम कोहेसिव एंड्स बोलते हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ये इसका डायग्राम और ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो उसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है। हालांकि अगर आप फेजमिड के अंदर देखेंगे तो उसमें 2 ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर एक रेप्लिकेशन और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक ORI है। जबकि अगर आप फेजमिड के अंदर देखें तो उसमें 2 ORI होते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर विशेषता है उसकी, राइट। तो इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है। उसके बाद नंबर 2 आप देखेंगे, इसमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है क्लीवेज के लिए, राइट। यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर क्लीवेज एंड इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो डिजायर्ड जीन है, उसे
इस प्लाज्मिड के अंदर, ये जो कोस्मिड है, इस कोस्मिड के अंदर इसको इंसर्ट करने के लिए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएं, तो हमें इसके अंदर इसे इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही हम उसको इंसर्ट करेंगे तो उसे इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जगह होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, जहाँ पर हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कर सके, राइट, वो ब्रेक लगा सके। तो सिंपली होता क्या है कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद होती हैं, राइट, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पर कट लगा करके हम अपना डिज़ायर्ड जीन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बाम H1 है, हिंद HI है, एंड यहाँ पर देखेंगे साल फर्स्ट है। तो इस तरह से कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के एक पर्टिकुलर कट लगा देगा और वहाँ से हम अपना डिज़ायर्ड जीन उसमें ऐड कर देंगे। नंबर थर्ड पॉइंट इज सेलेक्टेबल मार्कर्स फ्रॉम ए प्लाज्मिड कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको यूज़ क्या होता है। ये बताता है, इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। हमें कैसे पता चलता है? हम यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल किस बैक्टीरिया के अंदर या किस होस्ट के अंदर ये मतलब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये गया है या नहीं गया है, राइट। ये होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो जिनके अंदर पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, और जिसके अंदर नहीं पहुंचता उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है? तो वही काम करता है सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में यहाँ पर कौन काम करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है PJB8 कोस्मिड, इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, राइट। कौन से हैं इसमें? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन सा है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। जैसे आपने प्लाज्मिड में देखा था उसमें टेट्रासाइक्लिन भी था, यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स है। ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एम्फिसिलिन के इन्वायरमेंट से। तो इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 4 पॉइंट कोसाइट प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसमें जो है कोसाइट होते हैं। कोसाइट क्या काम करेंगे? कोसाइट साइट फ्रॉम लैम्डा फेज, जिसमें 12 बेसिस होते हैं। इट इनेबल टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए पैक्ट। इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो पैक्ट होता है इन लैम्डा पार्टिकल्स के अंदर इन विट्रो ड्यू टू द सर्कुलराइजेशंस एंड लाइगेशन। ये जो है तुरंत एक सर्कल बना लेगा, इस तरह से सर्कुलराइजेशन हो जाएगा इसका, और सर्कुलराइज होने के बाद ये जो है बाइंड हो जाता है, उसका लाइगेशन हो जाता है। गाइज स्ट्रक्चर ऑफ कोस्मिड को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोस्मिड। कोस्मिड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कोस्मिड्स के, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? द टिपिकल फीचर्स ऑफ कोस्मिड्स आर, नंबर फर्स्ट, कोस्मिड्स हैव ए लेंथ अबाउट 5 किलो बेस पेयर। कोस्मिड की जो लेंथ होती है लगभग 5 किलो बेस पेयर की होती है। दे कैन बी यूज टू क्लोन डीएनए इंसर्ट अप टू 40 to 50 किलो बेस पेयर। ये लगभग 40 से 50 किलो बेस पेयर के डीएनए इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है, जो कि आपका डिजायर्ड जीन है, राइट। These can be packaged into lambda particles with infect host cell। इसे आप lambda particles के अंदर उसके हेड में आसानी से इसको पैक कर सकते हैं, फिर ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, राइट। अब ये जो पैकेज्ड कोस्मिड्स होता है ये अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, और किस तरह से करता है? ये लैम्डा फेज पार्टिकल की तरह इन्फेक्ट करता है, लेकिन मल्टीप्लाई करता है प्लाज्मिड की तरह। जैसे प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करता है, जस्ट उस तरह से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इन्फेक्ट किस तरह से करता है? इन्फेक्ट ये लैम्डा फेज की तरह ही करता है। सिलेक्शन फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन होता है ये किस पर डिपेंड करता है? ये प्लाज्मिड के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, उसके प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, कोस्मिड वेक्टर आर एम्पलीफाइड एंड मेंटेन इन सेम वे एज द प्लाज्मिड। दोस्तों ये जो कोस्मिड वेक्टर होता है ये एम्पलीफाइड होता है, यानी कि सीक उसी तरह से एम्पलीफाइड होता है, उसी तरह से मेंटेन होता है जैसे कि प्लाज्मिड होता है, राइट। तो ये हमने देखा आज की वीडियो के अंदर कोस्मिड वेक्टर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फेजमिड को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।